चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है मार्केट। देखो, इस मार्केट में हम लोग कल जो टॉपिक देख रहे थे ना, वो मार्केट के अलग अलग टाइप्स देख रहे थे कंपटीशन के बेस पर, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं वो समझा था। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसका मतलब कि ऐसा मार्केट कि जहाँ पर जितने भी सेलर होते हैं ना, जितने भी बेचने वाले जो होते हैं, वो सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बेचते हो, तो उसे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। सही बात ना। अगर सबके सब लोग एक जैसी ही चीज़ें बेच रहे हैं तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है। इनके अलावा दूसरा मोनोपोली हमने देखा था। मोनोपोली मतलब ये कहलाया कि जहाँ पर सिर्फ सेलर एक ही हो, कि एक के पास ही पूरे मार्केट का कंट्रोल हो, कि कोई अगर ऐसा प्रोडक्ट जो पूरे मार्केट में कोई एक ही पर्सन के पास मिलता है और किसी के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका मतलब वो उसकी मोनोपोली कहलाई। ठीक है ना। तो ये दो हमने टाइप्स देखे थे ना। आज हम लोग दूसरे दो टाइप देखें लास्ट में जो दिए हुए हैं, जिसमें पहले आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक, इसका मतलब ये कहलाता है कि जिसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों साथ में हो। कोई ऐसा मार्केट जिसके अंदर मोनोपोली भी चल रही है और परफेक्ट कंपटीशन भी चल रहा है। कल समझे थे ना ये दोनों टॉपिक हमने, कि वो दोनों जिसमें मिक्स आते हो ना, वो मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। कि जैसे जैसे प्रोफेसर चैम्बरलिन ने ये डेफिनेशन दी है जो पहले लिखी हुई है, कि परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट मोनोपोली को एग्जिस्ट इन द मार्केट नॉन एज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। कि जिसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट मोनोपोली दोनों अगर आई हुई हो, तो उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। या फिर रॉबिन्सन ने जैसे ये डेफिनेशन दी है कि इफ़ ईच फर्म एस्टैब्लिश मोनोपोली एंड ऑल्सो compete एट द सेम टाइम, द मार्केट इज़ कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कि मतलब जहाँ पर हर एक कंपनी मोनोपोली भी चलाती हो और साथ में दूसरे के साथ कंपटीशन भी करती हो, तो वो कहलाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये कैसे हुआ, ये सिचुएशन कब और कैसे क्रिएट होती है? क्योंकि हमने मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पहले समझा था कि दोनों अपोजिट टॉपिक हैं, दोनों सेम मार्केट में कैसे आ सकते हैं। कि देखो, मोनोपोली का मीनिंग हमने ये समझा था कि जब कोई प्रोडक्ट कोई एक के पास ही बिकता हो, दूसरे किसी के भी पास नहीं बिकता हो, तो उसे मोनोपोली कहते हैं। तो जहाँ पे अगर मोनोपोली होती हो तो वहाँ पे कंपटीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये मोनोपोली और कंपटीशन ये दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं? अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का बिस्किट है, जो कल मैं एग्जांपल दे रहा था, कि वो बिस्किट पूरे मार्केट में सिर्फ मेरे पास ही अगर है, तो मेरी मोनोपोली हुई ना। ठीक है ना। कि आप लोग कहीं पे भी घूम लो, वो बिस्किट सिर्फ मुझे ही मिलेगा, मतलब मेरे पास ही मिलेगा और कहीं पर भी नहीं। तो ये मेरी मोनोपोली। और अगर मेरी मोनोपोली है तो क्या मेरी किसी के साथ कंपटीशन होगी? क्या होगी किसी के साथ कंपटीशन? बिल्कुल भी नहीं ना, वो कंपटीशन हो ही नहीं सकती है ना। तो ये दोनों कैसे हो सकते हैं? ये दोनों ऐसे हो सकते हैं कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझें। देखो, जब कोई भी प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर ब्रांड बन जाती है ना, तो वो ब्रांड वो उसकी मोनोपोली टाइप बन जाती है। लेकिन उसी वक्त उसकी दूसरी कंपनियों के साथ भी कंपटीशन चल रही होती है। जैसे देखो, आप लोग एग्जांपल लो कोई शूज़ का। आप लोग जैसे शूज़ पहनते हो तो उसमें अलग अलग कंपनी आती है। जैसे एक शू आता है नाइकी का, एक आता है रिबॉक का। तो अब नाइकी का शूज़ है, तो वो नाइकी का शूज़ ये उसकी मोनोपोली है। आप लोग कोई भी शूज़ खरीदो, नाइकी जैसा तो शूज़ नहीं है, ये तो उसकी मोनोपोली ना। वो शूज़ तो खाली उसी की शॉप पे मिलेगा, है कि नहीं? ये उसकी मोनोपोली के पूरे मार्केट में नाइकी जैसा शूज़ नहीं है, तो ये उसकी मोनोपोली भी है। लेकिन उसी के ही साथ उसकी कंपटीशन भी चलती है कि नाइकी जैसा ही दूसरे शूज़ वो रिबॉक भी तो बनाता है। मतलब सेम तो नहीं होते बिल्कुल, लेकिन है तो वो शूज़ भी ना। वहाँ रिबॉक की भी मोनोपोली चलती है कि हमें रिबॉक जैसे तो कोई शूज़ और नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी कंपटीशन नाइकी के साथ भी तो है ना। तो ये उसकी मोनोपोली भी है और साथ में कंपटीशन भी है। तो ऐसा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और उनकी कंपटीशन दूसरे लोकल से भी तो होती है, कि जो थोड़े से चेंज करके शूज़ बनाते हैं। आपको लोकल शूज़ भी बहुत सारे मिलते हैं जो प्रॉपर नाइकी के नहीं, प्रॉपर रिबॉक के नहीं होते, लेकिन है तो वो शूज़ ही ना, है कि नहीं?
आप लोग जैसे चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट में डेयरी मिल्क, तो डेयरी मिल्क की मोनोपोली है, पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली है डेयरी मिल्क की, कि डेयरी मिल्क जैसा प्रोडक्ट और कहीं पे नहीं, ठीक है ना, डेयरी मिल्क जैसी चीज़ और कहीं नहीं मिलेगी, तो ये उसकी मोनोपोली हो गई, समझ रहे हो। लेकिन उसके साथ डेयरी मिल्क की कंपटीशन किटकैट, मंच और 5 स्टार, इन सब के साथ उसकी कंपटीशन भी तो चल रही है ना, समझ रहे हो। तो ऐसा एक मार्केट कि जहाँ पर उसकी मोनोपोली भी है और उसकी कंपटीशन भी है, तो उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। समझ आ रही है बात है। अब जब दिवाली के टाइमिंग में कोई त्यौहार आता है, कोई फंक्शन आता है, उस वक्त जब आप कोई कपड़े या कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हो तो पहले पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में सोचते हो, है ना। शूज़ खरीदने जा रहे हैं, नहीं यार शूज़ तो यार नाइकी के खरीदो, वही सबसे अच्छे हैं, ये उसकी मोनोपोली है इसलिए आप ऐसा बोलते हो ना। लेकिन उस वक्त फिर कोई प्रॉब्लम होती है कि छोड़ो ना यार, नाइकी के शूज़ फिर कभी खरीदेंगे, अभी जो है वो फ़िलहाल ये शूज़ चल जाएंगे। तो ये उसकी दूसरे के साथ कंपटीशन भी हो गई। समझ आ रही है बात। ये मार्केट मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाता है। अब इसके बारे में और समझना हो तो इनके कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। तो देखो इनके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला आता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के इसमें बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई एक सेलर नहीं, भाई मोनोपोली है तो कोई एक सेलर नहीं, बेचने वाले काफ़ी ज़्यादा होंगे और उनके बीच में हमेशा कंपटीशन चलती रहेगी, है कि नहीं, हमेशा उसके बीच में कंपटीशन चलती रहेगी। एंड न्यूमरस बायर्स, और ख़रीदने वाले तो हमेशा ज़्यादा होते ही होते हैं, सही बात है। दूसरा आता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट सेम नहीं होते, है ना, सेम प्रोडक्ट नहीं होते, उनमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है। फिर से सुनना, स्लाइटली डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। उनमें या तो उनका शेप, या तो उनकी साइज़, या कलर, या फ्रेगरेंस, या टेस्ट, कोई भी चीज़ में थोड़ा सा फ़र्क होगा, बराबर। तो इसकी वजह से वो प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट नहीं कहलाते। आप अगर कोई स्पोर्ट्स शूज़ खरीदते हो, कोई वाइट कलर का, एकदम एकदम प्योर वाइट, उस पर और कोई भी डिज़ाइन नहीं, प्योर वाइट कलर का अगर आप लोग स्पोर्ट्स शूज़ खरीदते हो, तो फिर आपके सामने एक नाइकी कंपनी का शूज़ रख दूँ और एक जो है वो रिबॉक कंपनी का शूज़ रख दूँ, तो दिखने में तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना। फ़र्क क्या होगा, तो शायद थोड़ा सा शेप अलग होगा, एक के ऊपर नाइकी का सिंबल होगा, एक के ऊपर रिबॉक का सिंबल होगा। तो डिफरेंस खाली इतना ही आता है ना, बहुत कम डिफरेंस आता है इनमें जो भी प्रोडक्ट होते हैं, और इसी कम डिफरेंस की वजह से इनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है ना। डिफरेंस बहुत कम होता है तो उतनी ही कंपटीशन ज़्यादा होगी ना। थोड़े से डिफरेंस की वजह से ही वो एक प्रोडक्ट छोड़कर दूसरा प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म्स। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, उसी की तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एंट्री और एग्जिस्ट फ्री होता है। फ्री मतलब कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई भी बिजनेसमैन चाहे तो इस मार्केट में अपनी एंट्री ले सकता है। जैसे अगर सभी शूज़ बेच रहे हो, मेरी भी इच्छा है कि भाई मैं भी अपने शूज़ बेचूं, तो बेच सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर मैं भी अपना बिज़नेस शुरू करूं तो उसी तरह से जो भी लोग वहाँ पे जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें से किसी एक को निकलना हो कि चलो भाई मैं अपनी कंपनी अभी बंद कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं बेचना है, तो वो भी निकल सकता है, ठीक है ना। उसके ऊपर कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी को अगर लग रहा है कि नहीं भाई बिज़नेस में अभी लॉस हो रहा है, भाई मुझे यहाँ से निकलना है, तो वो निकल सकता है ना, कोई रोकेगा थोड़ी। सो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट। तो पहले समझो सेलिंग कॉस्ट किसे कहते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है ना, उसे सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। अब आपने ख़रीदते वक्त तो खर्चा सुना है, बेचने का खर्चा कौन सा। कोई भी चीज़ खरीदो तो पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन बेचते वक्त पैसे देने पड़ते हैं क्या। आप कोई चीज़ बेचो तो पैसे मिलते हैं ना। तो सेलिंग कॉस्ट कौन सा, सेलिंग कॉस्ट होता है कोई भी चीज़ को बेचने वक्त जो जो एक्टिविटीज़ की जाती है ना, उसका खर्चा। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट को बेचना है तो उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए कि जिससे लोग देखकर ही ख़रीदें, है कि नहीं। उसके ऊपर अपना सिंबल बनाना, उस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना, टैक्स वगैरह भरना,
ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना कि प्रोडक्ट को एक जगह से फैक्ट्री में से दूसरे शॉप तक ले जाना, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, आपकी शॉप का रेंट है ना, शोरूम का एक्सपेंस, तो ये सब चीज़ें सेलिंग कॉस्ट में ना, या कभी कोई प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट रखा जाता है, एक के ऊपर फ्री, एक के ऊपर एक फ्री, या तो फिर इसमें जो है वो 50% ऑफ, तो ये जो छोटे छोटे खर्चे करने पड़ते हैं वो किसके लिए, प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिके उसके लिए ही ना, है कि नहीं। बिना ऐसे खर्चों के आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, बिकेगा ना, तो ये सब आपके सेलिंग कॉस्ट कहलाते हैं। और इसमें जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरी मोनोपोली भी नहीं है और पूरी परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं है, दोनों साथ में है ना। तो इसकी वजह से इसमें जो सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा खर्च करेगा ना, समझो उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी। कि जैसे जो है वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा, जो ज़्यादा डिस्काउंट रखेगा, जो ज़्यादा ऑफ़र देगा, जो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाएगा, आज के समय में वही चलता है, जो ज़्यादा एट्रैक्टिव हो। आप नॉर्मल शर्ट ख़रीदने जाते हो नॉर्मल दुकान से, तो वहाँ से वो पसंद नहीं आएगी, लेकिन वही शर्ट सजा धजा कर अच्छी तरह से जो है वो बड़े से मॉल में रखी जाएगी, वही शर्ट तो वहाँ पसंद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने सेलिंग कॉस्ट ये खर्चा करके उसको खाली अट्रैक्टिव बना दिया, है कि नहीं। तो ऐसी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनके बाद आता है कंपटीशन अदर देन प्राइस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है ना, कंपटीशन प्राइस रिलेटेड नहीं होती क्योंकि इनमें ऑलमोस्ट प्राइस तो फिक्स होता ही होता है। इसमें कंपटीशन होती है प्राइस के अलावा चीज़ों की। अब जैसे आप कोई शूज़ ख़रीदने जाते हो, वही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप कोई शूज़ ख़रीदने जा रहे हो तो वहाँ शूज़ ख़रीदते वक्त आप लोग शायद प्राइस नहीं देखोगे। अगर आप कोई ब्रांडेड शूज़ ख़रीद रहे हो ना कि यार मुझे तो नाइकी के ही ख़रीदने हैं या तो रीबुक के ही ख़रीदने हैं, इसके अलावा मैं नहीं ख़रीदूँगा और कोई, तो फिर आप प्राइस नहीं देखोगे क्योंकि दोनों का प्राइस तो ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। नाइकी के शूज़ भी शायद आपको थोड़े महंगे मिले और रीबुक के शूज़ भी महंगे ही मिलेंगे। आपने मन तो बना लिया, तो उस वक्त प्राइस की कंपटीशन नहीं होती, दोनों में कंपटीशन क्या होती है, तो दूसरी चीज़ों की, दोनों की क्वालिटी कैसी है, दोनों में कलर कौन सा अच्छा है, ठीक है। अगर नाइकी वाले सब सेम कलर रख रहे हैं तो रीबुक वाला थोड़ा एट्रैक्टिव कलर रखता है, तो भाई मुझे तो एट्रैक्टिव कलर पसंद है कि नहीं। कस्टमर प्राइस नहीं, उसके बाद दूसरी चीज़ें देखेगा कि उसे कौन सी चीज़ें पसंद आ रही है, कि कौन सा शूज़ ज़्यादा सॉफ्ट है, कि भाई अगर मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ तो कौन सा शूज़ मेरे लिए बेटर रहेगा, है ना। अगर मैं थोड़ा हेल्दी हूँ तो हेल्दी पर्सन के लिए कौन सा शूज़ ज़्यादा बेटर है, तो उसमें प्राइस नहीं, दूसरी चीज़ों की कंपटीशन हुई कि नहीं, है ना। ऐसे ही शूज़ के अलावा ऐसे कोई भी प्रोडक्ट समझ लो, उनमें मोनोपोलिस्टिक में प्राइस नहीं देखते क्योंकि जो सेलर होते हैं ना वो जनरली प्राइस को फिक्स ही रखते हैं कि चलो प्राइस तो फिक्स है, इतने में ही मिलेगा, लेकिन कंपटीशन दूसरी चीज़ों की होगी फिर। और उसके बाद आता है इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट। अब मोनोपोलिस्टिक ऐसा मार्केट है कि जिसमें बायर और सेलर को मार्केट की पूरी नॉलेज कभी नहीं मिलती क्योंकि वो उनमें हमेशा जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते। जैसे हमने पता परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, याद करो कल जो परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था उसमें ये पॉइंट था कि परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट, कि उसमें मार्केट की पूरी नॉलेज मिलती है क्योंकि सब सेम चीज़ें बेचते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, सबकी प्राइस सेम होती है, क्वालिटी सेम होती है, तो कौन कितने में बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, कितना बेच रहा है, ये सब परफेक्टली पता होता है, मार्केट की नॉलेज होती है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं होता, इसमें हर एक का प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। किसी के प्रोडक्ट में कलर अलग होगा, किसी की थोड़ी क्वालिटी अलग होगी, किसी का थोड़ा प्राइस डिफरेंस होगा, तो इसलिए कौन कैसे बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है, कौन सी क्वालिटी में बेच रहा है, ये कोई भरोसा होता नहीं है। आप लोग जैसे शूज़ ख़रीदने जाते हो, अगर कोई लोकल शॉप में चले जाओ तो वहाँ पे आपको एक ही टाइप के हज़ारों शूज़ मिल जाएंगे। किसी का जो है वो कलर अलग होगा, किसी में जो है वो ये क्वालिटी उसकी अलग होगी, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड होंगे, है कि नहीं। तो कितना सारा डिफरेंस मिलता है, तो कोई भरोसा थोड़ी रहता है कि भाई कौन सी जगह पर कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा।
इसमें मार्केट रिलेटेड पूरी नॉलेज मिलती नहीं है, समझे। तो मोनोपोलिस्टिक समझ में आया ना। अब ऐसे ही मार्केट का दूसरा आखिरी टाइप आता है, जो टाइप है ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक के बाद दूसरा आता है ओलिगोपोली। अब ये भी मीनिंग समझना पहले तो समझो कि जो ओलिगोपोली है ना, ये वर्ड ग्रीक वर्ड में से बना हुआ है। ग्रीक 2 वर्ड मिलाकर बना है ये, कि जिसमें ओलिगो मीन्स कहलाता है फ्यू मतलब थोड़े से ही, ओलिगो मतलब कहलाते हैं थोड़े से, और पॉलिन, तो पॉलिन मीन्स कहलाता है सेलर। तो ओलिगोपोली का मतलब क्या हुआ कि वेयर देर आर फ्यू सेलर्स, कि जहाँ सेलर बेचने वाले थोड़े से ही हो तो उसे ओलिगोपोली कहते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लो, तो फिर जो है वो इसका मीनिंग एग्जाम्पल के थ्रू समझें। देखो जैसे कि डेफिनेशन में कहते हैं कि ओलिगोपोली इज़ द मार्केट इन विच द फर्म डिसाइड इट्स पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ओलिगोपोली ऐसा मार्केट कहलाता है कि जहाँ पर कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेसमैन अपनी जो भी पॉलिसी, जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो प्राइस नक्की करेगा, दूसरे काम करेगा, ये सभी चीज़ें किसको देखकर नक्की करेगा, तो अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर ही नक्की करता है। तो वैसा मार्केट ओलिगोपोली कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन इसमें कहते हैं, वो आता है ओलिगोपोली इज़ द मार्केट इन विच इवन अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर आउट ऑफ द टोटल लेस सेलर आर इफेक्ट इनफ टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ओलिगोपोली ऐसा मार्केट कि जहाँ पर कोई एक सेलर भी, कोई एक अकेला सेलर भी पूरे मार्केट की प्राइस के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलो अब एग्जांपल से समझो। तो ओलिगोपोली मतलब ऐसा मार्केट कि जहाँ पर फ्यू सेलर, बेचने वाले थोड़े ही लोग हों। कोई ऐसा मार्केट हो कि जहाँ पे कुल गिने चुने, मतलब गिने चुने ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15 या मैक्सिमम 20, उससे ज़्यादा नहीं, कि जिसमें गिन सकते हो ना हम लोग इतने सेलर आते हो, तो वो ओलिगोपोली। कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में गिने चुने लोगों के पास ही मिलता हो ना, तो वो उसकी ओलिगोपोली कहलाती है। कि जैसे एक एग्जांपल समझो कि कोई आप पर्टिकुलर टाइप का कोई भी तरह का अगर टी शर्ट खरीदने जा रहे हो, बराबर, एक कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई ऐसा टी शर्ट है स्पेशल जिसकी आजकल बहुत डिमांड है, लेकिन वो टी शर्ट आसपास है ना गिने चुने, भाई ये 10 दुकान है आपके एरिया में, कोई भी गिन लो, आप जो भी एरिया में रहते हो आपके आसपास की ये 10 दुकान है, बस इन 10 दुकान के पास ही वो टी शर्ट मिलती है, बाकी पूरी सिटी में नहीं मिल रही। तो वो खाली उन 10 लोगों के पास ही वो चीज़ें मिल रही है ना, तो ये ओलिगोपोली मार्केट कहलाया उनका। ठीक है ना, कि जैसे जैसे मोनोपोली होता है ना, मोनोपोली में कैसे होता है कि उसमें सिर्फ एक के पास ही पूरा कंट्रोल होता है। कोई आप टी शर्ट खरीदने जा रहे हो, पूरे मार्केट में खाली एक ही शॉप पे वो टी शर्ट मिलेगी, तो ये उसकी मोनोपोली कहलाई। लेकिन वही टी शर्ट एक के पास नहीं, लेकिन हाँ बस ये 8-10 दुकान है, बस इस 8-10 दुकान में ही आपको वो चीज़ें मिलेगी, बाकी पूरी सिटी में नहीं मिलेगी, तो ये उसका ओलिगोपोली कहलाया। ओलिगोपोली में जो सेलर होते हैं ना, वो गिने चुने होते हैं, है ना भाई, 8-10 गिन सकते हैं बस, इनके अलावा और कहीं आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। और उनके बीच में भी हैवी कंपटीशन होती है ना, हैवी कंपटीशन होती है। वो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, या तो थोड़ा सा डिफरेंस होना ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इसकी वजह से उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। अब सबके सभी जो 8 दुकान वाले हैं या 10 दुकान वाले हैं, सब सेम तरह की टी शर्ट बेचते हैं, तो ये ओलिगोपोली। या तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क क्या होगा कि उनमें खाली कलर का फ़र्क होगा, या तो साइज़ का फ़र्क होगा, कोई बड़ी साइज़ का कोई छोटी साइज़ का टी शर्ट बेचेगा, या तो कलर डिफरेंस होगा, बाकी बेचेंगे सब सेम टी शर्ट ही, समझे। तो ये ओलिगोपोली कहलाया उसमें, है ना। इसके अंदर जो है, अगर हम लोग और डिटेल में समझें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू समझें, कि जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक में पहला आता है फ्यू सेलर एंड न्यूमरस बायर्स। इसमें सेलर फ्यू मतलब कि थोड़े से ही होते हैं, इतने कि भाई जिसे हम लोग गिन सकते हो। आप लोगों को अभी ऐसे जनरली ये कहा जाए कि चलो पार्ले जी बिस्किट बेचने वाली जो है वो पूरी सिटी में कितनी दुकानें हैं वो गिन लो, तो आप लोग गिन पाओगे?
तो ये तो भाई क्या कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा न्यूमरस सेलर हुए ना, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो उसके बारे में आपको कहा जाए कि भाई ये प्रोडक्ट पूरी सिटी में कितनी दुकान पे मिल रहा है, ये गिनो तो आप गिन सकोगे कि नहीं हाँ भाई ये जो 10 दुकान है ना बस इसी पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये फ्यू सेलर कहलाए, थोड़े से ही सेलर, ये ओलिगोपोली में होता है। एंड न्यूमरस बायर, न्यूमरस बायर्स मतलब खरीदने वाले बहुत सारे। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ ना कि बायर्स तो हमेशा बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और ऐसे में जो सेलर होता है ना, एक अकेला सेलर, फ्यू सेलर थोड़े से ही हुए 8-10, तो उसमें एक अकेला भी अगर प्राइस बदले ना तो उसकी असर पूरी पूरी मार्केट पे पड़ जाती है। कैसे हम लोग समझते हैं आगे। दूसरा आता है सिमिलर और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। सिमिलर और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें फ्यू सेलर थोड़े से ही होते हैं बेचने वाले, तो वो ऑलमोस्ट या तो सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं या तो सब्सटीट्यूट, भाई उसकी जगह पर यूज़ हो सके वैसा, तो उसे ओलिगोपोली कहते हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पर जो है जैसे मैंने टी शर्ट का एग्जांपल दिया कि वो ऑलमोस्ट सेम ही टी शर्ट बेचेंगे या तो उनमें थोड़ा सा फ़र्क हो वैसा। ठीक है, या तो सब्सटीट्यूट हमने बताया था ना कि जैसे जो है वो ये टी एंड कॉफ़ी, तो ऐसा प्रोडक्ट बेचने वाले हो तो उसे हम लोग ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। देन एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ फर्म्स, तो ओलिगोपोली मार्केट में एंट्री और एग्जिस्ट ऑलमोस्ट फ्री होता है। फ्री मतलब उनके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं होता कि उसमें कोई भी इंसान चाहे, कोई भी चाहे तो उसमें जुड़ सकता है और कोई भी चाहे तो उस मार्केट से अलग हो सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही लिमिटेशन होती है कि ऐसे मार्केट में 10-20 शॉपकीपर या फर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर वो ओलिगोपोली नहीं हुआ, वो तो फिर जनरल मार्केट बन गया। अगर एक ही प्रोडक्ट बेचने वाले इतने सारे लोग हो गए, 50-100 दुकानें हो गई, तो वो फिर ओलिगोपोली थोड़ी कहलाया। बस 8-10 दुकानें हो ना भाई, गिने चुने दुकान पर ही ये चीज़ें मिल रही है, तो फिर वो ओलिगोपोली कहलाया। ओके, उसके बाद आता है सेलिंग कॉस्ट। जैसे हमने पहले बताया कि सेलिंग कॉस्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रेंट वगैरह जो पे करना पड़ता है, ये सब खर्चा वो सब सेलिंग कॉस्ट में आता है। और ओलिगोपोली में भी सेलिंग कॉस्ट बहुत हैवी होता है। इसमें भी कंपटीशन इतनी ज़्यादा होती है कि क्या कह सकते हैं कि जितना वो सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा करेंगे ना उतना उनके पास कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे। अब कोई पर्टिकुलर टी शर्ट का जो मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर 8-10 दुकान पे ही खाली वो टी शर्ट बिक रही है, तो वो लोग जितनी अपनी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे ना तो उतना लोग उनके पास ज़्यादा आएंगे कि नहीं। कि सबके पास सेम टी शर्ट है, फिर उसमें से कोई एक ने जो है वो ऑफ़र रख दी कि भाई टी शर्ट पे इतने % ऑफ, तो कस्टमर उसके पास ज़्यादा जाएंगे कि नहीं। वो जितना जो है वो ये सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा देगा, मतलब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेगा, तो उतना उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। समझ आ रही है बात। इसके बाद आता है इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस मतलब कि इसके अंदर जितने भी जो है वो ये बिजनेसमैन होते हैं ना, जो भी 8-10 दुकानें हुई ना, वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसमें। क्योंकि कोई एक भी अगर कुछ प्राइस में चेंज करता है ना तो दूसरे को भी वैसी प्राइस में चेंज करना ही पड़ता है। जैसे हमने आगे डेफिनेशन में भी पढ़ा, ओलिगोपोली मतलब ये कहलाता है कि जहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन अपना प्राइस दूसरे को देख के नक्की करता है। कि जैसे अगर कोई टी शर्ट बेचने वाले 8-10 लोग हैं, उसमें से अगर कोई एक पर्सन वो टी शर्ट 200 रुपये में बेच रहा है तो दूसरा 300 में तो बेच ही नहीं सकता। बेच सकता है कि दूसरा कहेगा कि मैं तो 300 में बेचूंगा, कोई आएगा उसके पास ख़रीदने, क्योंकि इससे टी शर्ट तो सब सेम है, खाली कलर अलग होगा, तो लोग उसके पास आएंगे ही नहीं ना। वो तो यही कहेंगे ना कि मैं तो 200 में ही बेचूंगा। तो वो अपने हिसाब से प्राइस नक्की कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता। ये इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि अगर वो पर्सन 200 रुपये में टी शर्ट बेच रहा है तो मुझे भी 200 या उससे कम में बेचनी पड़ेगी, 200 के ज़्यादा में तो मैं बेच ही नहीं सकता। समझ आई बात। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कहलाते हैं। एंड आखिरी में आता है प्राइस स्टिकीनेस।
अब ये पॉइंट समझना प्राइस स्टिकीनेस, कि जैसे सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो होते ही होते हैं। अब इनमें एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, ध्यान से समझना है कि ऐसी कंडीशन आती है कि सपोज़ अगर कोई 5 शॉपकीपर हैं, सुनना ध्यान से पूरा एग्जांपल, कोई 5 ही, 10 नहीं गिन रहा हूँ, चलो कोई 5 शॉपकीपर हैं जो सब सेम टाइप के टी शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है। अब उसमें सबकी प्राइस 200 रुपये है, सबकी प्राइस कितनी है, 200 रुपये है, क्योंकि उससे ज़्यादा में तो कोई बेच ही नहीं सकते ना। उससे ज़्यादा में किसी ने अगर प्राइस 300 रुपये कर दी तो उससे कोई ख़रीदेगा ही नहीं, सब 200 में ही खरीदेंगे ना, कि बाकी की 4 दुकान में तो 200 में मिल रहा है, मैं तुमसे क्यों ख़रीदूँ, तो उसे 200 ही रखनी पड़ती है। अब बाई चांस ऐसा हो गया कि उन 5 दुकान में से किसी एक ने प्राइस जो है वो 200 की जगह 190 कर दिया, 10 रुपये खाली कम कर दिया, तो पता है कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो 10 रुपये बचाने के लिए भी सब उसके पास ही आएंगे, बाकी के लोगों के पास नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? पाँच में से जो है वो एक ने खाली ऐसे कर दिया कि चलो मुझे 200 में नहीं, अब मैं 190 में बेचूंगा, तो सभी कस्टमर उसके पास ही जाएंगे, तो बाकी के चारों को बैठ जाना पड़ेगा। अब वो बैठे रहेंगे बाकी के चारों नहीं ना, फिर क्या करेंगे वो बाकी के 4 में से, वो बाकी के चारों को भी प्राइस 190 करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने 190 नहीं किया तो सब लोग उसे एक के पास ही चले जाएंगे, सब कस्टमर। समझ आ रहा है? अब उस 5 में से उसे एक ने फिर से ऐसी मस्ती की कि अब 190 की जगह उसने प्राइस अब 180 कर दिया, ठीक है, और कम कर दिया, 180 कर दिया, तो अब क्या, फिर से वही सिचुएशन ना, कि अब सभी कस्टमर उसके पास जाएंगे कि हमें तो 10 रुपये कम में मिल रहा है, तो वो बाकी के 4 जो बिजनेसमैन हैं उन्हें चुपचाप बैठ जाना पड़ेगा। तो उन लोगों को भी अगर अपनी सेलिंग करनी है तो फिर से उन्हें भी प्राइस कम करनी पड़ेगी। ये सब इंटरडिपेंडेंट होता है ना, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कहलाते हैं, कि अगर एक ने भी प्राइस बदली तो बाकी के लोगों को भी कुछ भी करके प्राइस बदलनी ही पड़ेगी, नहीं तो चलेगा ही नहीं उनका बिजनेस। तो अब सब ने प्राइस 180 कर दी। अब उनमें से फिर से किसी ने एक मस्ती कर दी कि अब 180 की जगह 170 कर दिया किसी ने प्राइस, तो अब एक ने अगर 170 किया तो सभी कस्टमर उसके पास चले आएंगे, तो बाकी सबको भी 170 करना ही पड़ेगा। तो ऐसे समझो, एक भी अगर कम कर रहा है तो बाकी सबको भी कम करना ही पड़ेगा। बढ़ा तो यहाँ कोई नहीं सकते, कोई बढ़ा तो सकते ही नहीं है, कि अगर बढ़ाएंगे तो कस्टमर उसके पास आएगा ही नहीं ना, कि किसी ने प्राइस 200 की जगह 250 कर दिया तो फ़ायदा ही नहीं है उसका, कोई उसके पास नहीं आएगा। कम करेंगे तो उसके पास आएंगे, लेकिन वो कम भी कब तक कम करेंगे। समझो 200 की चीज़ 190, 180, 170, 160, 150, अब किसी ने प्रोडक्ट 150 में कर दिया तो अब सबको 150 में करना पड़ेगा, ठीक है ना, सबको 150 रुपये में वो करना पड़ेगा। लेकिन अब ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अब इसके नीचे कोई भी प्राइस कर सकता नहीं है। अब यहाँ से कोई प्राइस कम नहीं करेगा। क्यों नहीं कम करेगा? क्योंकि ये एक ऐसा प्राइस है कि अगर इससे कम कर दिया तो उसके बाद उनको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। बिज़नेस क्यों करते हैं? कोई भी पर्सन क्यों बिज़नेस करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए ना। अब उसने टी शर्ट खरीदी 130 रुपये में, 130 में उसने टी शर्ट खरीदी, जो पहले 200 में बेचता था। लेकिन चलो कि भाई किसी ने प्राइस कम कर दिया तो उसने 200 की जगह 190, 180, 170, 160, अब 150 हो गया। अब वो जो 5 दुकान वाले थे सबके सब जो है वो 130 में ही टी शर्ट खरीदते हैं और 150 में ही बेचते हैं। अब कोई भी प्राइस कम कर पाएगा नहीं। अब अगर किसी ने 140 में कर दिया तो क्या वो खाली 10 रुपये कमाएगा एक टी शर्ट पे? ऐसा बिज़नेस कौन चलाता है कोई नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है फिर, ठीक है। अब पाँचों में से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि 150 की जगह 140 में बेचें, क्योंकि अगर वो 140 में बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और अगर 150 से वो ज़्यादा में बेचेंगे तो कोई उनसे खरीदेगा नहीं। तो ये क्या सिचुएशन हो गई पता है? जो इसका आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसे कहते हैं प्राइस स्टिकीनेस। प्राइस स्टिकीनेस मतलब कि प्राइस अटक गया, यहाँ पर फिक्स हो गया ये प्राइस, वो प्राइस स्टिकीनेस कहलाया। सिर्फ ओलिगोपॉली में ही ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसके बाद न बिजनेसमैन अपना प्राइस बढ़ा पाता है किसी के लिए, न बिजनेसमैन कम कर पाता है, क्योंकि बढ़ाएगा तो कोई उससे खरीदेगा नहीं और कम करेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
तो खाली वो क्या कहते हैं, सेवा के लिए थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं, सही बात है ना, उसको प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए ना। तो ओलिगोपॉली में अगर ये 8-10 लोग फ्यू सेलर होते हैं, मतलब 8-10 लोग ही बेचने वाले होते हैं, तो अपने बेचने के लिए वो जनरली प्राइस कम करते ही रहते हैं कि हाँ भाई लोग मेरे पास ज़्यादा आने चाहिए, तो इसलिए जनरली वो प्राइस कम करते हैं। लेकिन प्राइस कम करते 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 एक ऐसी पॉइंट आ जाता है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि बस अब उसके बाद वो प्राइस कम कर पाते नहीं हैं। इसे प्राइस स्टिकीनेस कहते हैं। और अगर ग्राफ वाइज इसे कहा जाए ना, जो पास में ग्राफ दिया हुआ है, इस सिचुएशन को किंक सिचुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, किंक सिचुएशन। या ऐसी जो अगर डिमांड कर्व बनाई गई हो ना, ऐसा अगर ग्राफ में बना हो ना, तो उस कर्व को किंक डिमांड कर्व कहते हैं। तो समझ में आई बात, प्राइस स्टिकीनेस किसे कहते हैं। ओके, तो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।